हेलो गाइस। आज का टॉपिक है डुप्लीकेट। और माया में डुप्लीकेट का मतलब महज कॉपी करना नहीं, बल्कि ये पूरा एक प्रोसेस है। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो चलिए चलते हैं डुप्लीकेट पार्ट 1 की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माया, द कोर सॉफ्टवेयर। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस ट्यूटोरियल में, विच इज ट्यूटोरियल 19, हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बिफोर गोइंग इनटू एनिमेशन, मैं ये समझता हूं कि ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस किस्म के सारी टॉपिक्स एनिमेशन में कवर किए जाएंगे। और इस टॉपिक का, इस ट्यूटोरियल का डिस्कशन है डुप्लीकेट्स। अब अगर आपको मैं ये कहता हूं कि डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब है कॉपी। और कॉपी का मतलब ये है कि अगर वो कॉपी हो सकता है तो वो पेस्ट भी हो सकता है। तो माया एक हेडिंग लेता है डुप्लीकेट, और उस हेडिंग के अंदर कॉपी के बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यानी कि माया में आप बहुत तरीके से ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। यहां पर कॉपी का लफ्ज इतना ज्यादा यूज नहीं होता, यहां पर हम डुप्लीकेट ही कहते हैं। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आगे जाकर ये जार्गन डुप्लीकेट का ज्यादा यूज करूंगा। अगर आप माया में एडिट मोड में आए और यहां पर आकर आप सेक्शंस देखें, तो आपको ये नजर आएगा कि यहां पर ये लाइंस हैं, और इन लाइंस में ये टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीट, डिलीट के तरीके हैं बहुत सारे, कि किन ओवरऑल डिलीट करना है, कैटेगरीज में डिलीट करना है, या कुछ खास एलिमेंट्स और फीचर्स को रखना है और बाकी एलिमेंट्स को ऑटो सेलेक्ट करके डिलीट करना है। इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है डुप्लीकेट, और इस डुप्लीकेट के अंदर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट स्पेशल, डुप्लीकेट विद ट्रांसफॉर्म, डुप्लीकेट विद ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसफर एट्रीब्यूट वैल्यूज। ये 4 सब हेडिंग्स हैं जो कि मेन हेडिंग डुप्लीकेट के अंदर हैं। और अब अगर मैं यहां पर देखूं तो इस हॉट की को याद रखिएगा, विच इज कंट्रोल डी, सिंपल डुप्लीकेशन की हॉट की है। तो मैं अब आपके सामने एक प्रिमिटिव लेकर आता हूं। सो कीप इट सिंपल, 5 प्रेस करता हूं ताकि शेडिंग मोड में आ जाए, और उसके बाद आर प्रेस करके इसको स्केल कर देता हूं ताकि आप इसको देख सकें। डब्ल्यू प्रेस कर देता हूं ताकि मैं ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म टूल में आ जाऊं, और इसको मैं 3D स्पेस में यहां कहीं लोकेट कर देता हूं। और अब मैं क्या करता हूं कि कंट्रोल डी हॉट की अप्लाई करता हूं इसके ऊपर। तो देखिए, चैनल बॉक्स में आकर देखिएगा, पी क्यूब 2 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और पी क्यूब 1 अनसेलेक्ट हो गया है। तो जो पी क्यूब 1 था वो कॉपी हुआ, यानी कि डुप्लीकेट हुआ, और पी क्यूब 2 में कन्वर्ट हुआ और खुद अनसेलेक्ट हो गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मूव करके आगे ले आऊंगा, तो ये मेरे पास पी क्यूब 2 है और ये पी क्यूब 1 है। ये है सिंपल डुप्लीकेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट से देखिए मैंने प्रेस किया है, जो लास्ट सिलेक्शन होती है माया में वो ग्रीन हो जाती है। तो इससे ये पता चल गया आपको कि पहले ये सिलेक्ट हुआ था और उसके बाद ये सिलेक्ट हुआ, यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन हो चुकी है। अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गए दोनों। तो अब मेरे पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डुप्लीकेट होकर आ गए हैं, पी क्यूब 1, पी क्यूब 2, पी क्यूब 3 एंड पी क्यूब 4। मैं इनको डिलीट कर देता हूं। तो इससे आपको यह पता चल गया कि सिंगल ऑब्जेक्ट भी डुप्लीकेट हो सकता है कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, और आप उनके डुप्लीकेट्स ले सकते हैं। एक और चीज जो इसके अंदर बहुत ज्यादा मानी खेज है वो ये है कि जब मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया, तो आप देखिए कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि माया में जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसकी 4 नोड्स क्रिएट होती हैं।
ट्रांसफॉर्म नोड जिसमें कि मूव, स्केल, रोटेट आ जाता है। उसके बाद शेप नोड, फिर इनपुट नोड और उसके बाद मटेरियल नोड। ये 4 नोड्स हैं। ये आप पहले के ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो मैंने यह भी बताया था कि चैनल बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 नोड्स नजर आ रही होती हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर ट्रांसफॉर्म नोड है, फिर शेप नोड है, फिर इनपुट नोड है। मटेरियल नोड इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एट्रीब्यूट एडिटर आ जाता है। इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं कर चुका हूं, अगर आप पीछे देखिएगा। और यहां पर शेडिंग नोड भी आ जाती है। तो मैं कंट्रोल ए दोबारा प्रेस कर देता हूं ताकि मैं चैनल बॉक्स में चला जाऊं। तो बहरहाल 4 नोड्स हैं। अब जब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया और मैं इसको आगे लेकर आया। अब आप इस ऑब्जेक्ट को गौर से देखिएगा। इस ऑब्जेक्ट की 4 नोड्स नहीं है, इस ऑब्जेक्ट की 3 नोड्स हैं, ट्रांसफॉर्म नोड, शेप नोड और मटेरियल नोड। इसकी इनपुट नोड नहीं है, उसने उसको डुप्लीकेट नहीं किया। यानी कि जिस हालत में ये पहला ऑब्जेक्ट था, उसने उसकी इनपुट नोड को इसके ऊपर कॉपी कर दिया और इसकी इनपुट नोड को खत्म कर दिया। अब ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि देखिए, हर ऑब्जेक्ट की अगर 4 नोड्स हैं तो इसका मतलब सीन सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट की रख रहा है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इनपुट नोड को डिलीट कर देते हैं तो उससे होता यह है कि उसकी जो फाइनल स्टेट होती है उस वक्त वो उसी में फ्रीज हो जाता है और अब उसकी इनपुट नोड को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। लिहाजा वो आपको डुप्लीकेट करके दे रहा है ऑब्जेक्ट को। वो इसकी ट्रांसफॉर्म नोड भी दे रहा है, वो इसकी शेप नोड भी दे रहा है जिसकी वजह से आपको शेप नजर आ रहा है, और वो इसकी मटेरियल नोड भी दे रहा है। अगर मैं इसको एट्रीब्यूट एडिटर में जाता हूं तो देखिए, ये आपकी ट्रांसफॉर्म नोड है, ये शेप नोड है, और ये जो 2 टैब्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है? शेडिंग नोड्स हैं। ये 2 क्यों हैं ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये है एक ही नोड। तो ये आपके पास मौजूद है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर ये पॉलीक्यूब की नोड जो है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसमें ये पॉलीक्यूब की नोड ऐड हो गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए इनपुट नोड मौजूद है, जबकि कॉपी वाले में जो कि डुप्लीकेट किया है, इनपुट नोड मौजूद नहीं है। तो आप इसको गौर से देख सकते हैं। कंट्रोल डी की जो कमांड है वो इनपुट नोड को अफोर्ड नहीं करती, इनकरेज नहीं करती। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का शेप, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी शेडिंग को कॉपी कर सकती है, डुप्लीकेट कर सकती है, लेकिन इनपुट नोड को नहीं करती। लिहाजा कंट्रोल डी इज द सिंपलेस्ट कमांड ऑफ डुप्लीकेशन, जिसमें के इनपुट नोड कॉपी नहीं होती, चाहे वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो चाहे वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो। एक बात तो ये हो गई। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूं, मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर आता हूं जिसपे कि इनपुट नोड मौजूद है। अगर मैं कंट्रोल डी के बजाय शिफ्ट डी प्रेस कर दूं और शिफ्ट डी प्रेस करूंगा तो देखिए अभी मैं ऑब्जेक्ट को हिला नहीं रहा हूं, यह भी डुप्लीकेट हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह से डुप्लीकेट हुआ है जैसे कि कंट्रोल डी से ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ था। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक और चीज कैलकुलेट करेगा ये अब, यानी कि इसको डुप्लीकेट करने के बाद मैं इससे एक और चीज कैलकुलेट करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसने जो इसको डुप्लीकेट किया है एग्जैक्टली उसी तरह से डुप्लीकेट किया है जैसे कंट्रोल डी में डुप्लीकेट किया था, यानी कि ट्रांसफॉर्म नोड, शेप नोड और मटेरियल नोड। इनपुट नोड इसमें भी डुप्लीकेट नहीं हुई है। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। देखिए, अगर आप चैनल बॉक्स को गौर से देखिए, p3 बन चुका है। अब मैंने अभी तक इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया था। अब मैं इसको मूव करता हूं और यहां लाकर रखता हूं। माया इस वक्त क्या कर रहा है कि इसकी जो भी मूवमेंट हो रही है उसको कैलकुलेट कर रहा है। उसने इसको कैलकुलेट कर लिया, यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ यही नहीं किया कि इसकी ट्रांसफॉर्म नोड को, मूव स्केल रोटेट को, शेप नोड को और मटेरियल नोड को डुप्लीकेट किया है, बल्कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव किया या रोटेट किया या स्केल किया तो उसने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखिए, मैंने ये कर दिया और अब मैं करूंगा ये कि इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड रखते हुए
अब शिफ्ट डी दोबारा प्रेस करूंगा, देखिए उतना ही डिस्टेंस उसने इसके लिए फिर कवर कर दिया, क्योंकि वो इस ट्रांसफॉर्म मूव को भी कैलकुलेट कर चुका है। फिर शिफ्ट डी, ये देखिए, फिर शिफ्ट डी, ये देखिए, ये कंट्रोल डी में नहीं होता। यानी कि अगर आप देखें, मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, और अब मैं कंट्रोल डी करके इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाकर रख देता हूं। दोबारा मैं कंट्रोल डी करता हूं, देखिए कुछ भी नहीं हुआ, इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बन गया। मुझे फिर लाकर इसको यहां रखना पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इनका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल बराबर हो। लेकिन अगर आप इसको देखें और मैं इसको सेलेक्ट करके अब अगर शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और इसको मूव कर दूंगा, मूव करने के बाद ये इसने इसको कैलकुलेट किया, और अब मैं इसको रोटेट भी कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसको स्केल भी कर दूंगा। ये मैंने कर दिया। अब आप देखिए शिफ्ट डी किया हुआ था, अब मैं शिफ्ट डी दोबारा करता हूं, ये देखिए रोटेट हो रहा है और स्केल हो रहा है, और क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। शिफ्ट डी, ये देखिए, ये किया शिफ्ट डी ने, यानी कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करना शुरू कर दिया। फ्रॉम विच पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से जितना ये मूव हुआ था, रोटेट हुआ था और स्केल हुआ था, ये हमने जब सेट कर दिया, तो जब हमने दोबारा शिफ्ट डी किया तो इसने इस पॉइंट के मूव और इस पॉइंट के मूव को ऐड किया और यहां पर लाकर ऑब्जेक्ट को रखा। इस पॉइंट के रोटेट और इस पॉइंट के रोटेशन दोनों को ऐड किया, नंबर्स को ऐड किया, और उसने यहां पर लाकर रखा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एंगल 0 था और यहां पर जब हमने इसको रोटेट किया तो एंगल 30 डिग्री हो गया। तो अब वो इसको कहां ले आएगा, 30 प्लस 30 60, और फिर 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 30 180, यानी कि वो इस तरह से ऐड करता जा रहा है। तो आप देखिए कि ये कितनी पावरफुल कमांड है, ये शिफ्ट डी की कमांड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनिशियल स्टेट इसकी वही है, इसने इनपुट नोड कॉपी नहीं की है, इसने इनपुट नोड कॉपी नहीं की है। ये जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, आप देख लीजिए सिर्फ शेप नोड है और ट्रांसफॉर्मेशन नोड है और मटेरियल नोड है, लेकिन इनपुट नोड इसमें भी नहीं है। मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूं, और वो ये कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और अब आप देखिए मैंने इसको शेप दिया और ये PQ1 है, और ये देखिए मैंने स्टेयर केस की ये स्टेयर एक बना दी, और अब मैं ऑलमोस्ट फ्रंट व्यू में आ जाता हूं। और अब आप देखिएगा मैं इसको W प्रेस करता हूं ताकि मैं मूव कर सकूं, शिफ्ट D प्रेस करता हूं और इसको उठाकर यहां रख देता हूं, ऑलमोस्ट अलाइन कर देता हूं उसके साथ, या सिर्फ सेफ हैंड के लिए मैं इसको यहां पर रख देता हूं। तो अब आप देखिए ये डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने ये डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, मैं यहां से ऑब्जेक्ट को यहां ले आया हूं, ये मैंने शिफ्ट डी कर दिया। अब देखिए शिफ्ट डी, अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और ये मेरे पास स्टेयर बनना शुरू हो गई, और एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस के ऊपर ये स्टेयर्स जो है वो स्टेयर केस जो है वो पूरा का पूरा बन गया। अगर मैं इसको कंट्रोल डी से करता, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, अगर मैं इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता और यही स्टेयर केस बनाना होता, तो मुझे करना क्या पड़ता कि कंट्रोल डी करता और W प्रेस करता और मैं इसको उठाकर यहां रखता। अब मुझे फिर से कंट्रोल डी प्रेस करना होता, W प्रेस करना होता, फिर लाकर यहां रखता, और ऑफ कोर्स मुझको अब ये डिस्टेंसेस जो है वो मैं मैन्युअली रख रहा हूं, तो इसका मतलब ये अंदाजे से मुझे रखना पड़ रहा है। लेकिन शिफ्ट डी क्या कर रहा था, वो ऐड करना उसने शुरू कर दिया, और एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर बेस के ऊपर उसने उसको ऐड करना शुरू कर दिया। तो
शिफ्ट डी, ये कमांड आपको मैं बताऊं पहले माया में नहीं थी। तो शिफ्ट डी का फायदा ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसकी दूसरी आप मिसाल देख लें, और वो ये है कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं क्यूब, और उस क्यूब को मैं ऐसे रख देता हूं, ये मैं टॉप व्यू में हूं उस वक्त। तो अगर आप देखें तो मैं ये टॉप व्यू में हूं और अब मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया हूं, और अब देखिए मैं एक डायल बना दूंगा, और वो डायल किस तरह से बनेगा कि मैं प्रेस करूंगा W और इसको उठाकर यहां कहीं पर ले जाकर रख दूंगा। ये मैंने इसको रखा, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके पिवट पॉइंट को, अगर मैं इंसर्ट प्रेस कर दूं तो मैं इसके पिवट पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूं, पिवट मोड में जा सकता हूं, और अगर मैं डी प्रेस कर दूं तो भी मैं इसके पिवट मोड में चला जाऊंगा। और मैं ये पिवट मोड में गया और इस पिवट को लाकर ऑलमोस्ट मैंने सेंटर के ऊपर रख दिया। मैंने डी एक्स प्रेस किया हुआ है, और डी एक्स प्रेस करने से मैं सिर्फ और सिर्फ पिवट पॉइंट को मूव नहीं कर रहा, बल्कि मैं ग्रिड स्नैप भी कर रहा हूं। ये स्नैपिंग का मेरा ट्यूटोरियल है, वो फौरन देखिएगा। अब ये मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको देखिए शिफ्ट डी किया, और इसको मैंने रोटेट वाई पे -30 डिग्री मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब एग्जैक्टली मैंने ये कर दिया है। शिफ्ट डी देखिए वहां पर -60 हो गया, शिफ्ट डी देखिए -90। अब वो इसको कैलकुलेट करता चला जा रहा है। ये देखिए ये पूरा का पूरा डायल जो है वो मैंने इसके ऊपर इंस्टेंटली बना दिया। मतलब मुझको इसके अंदर, और आई एम 100% श्योर कि इनके एंगल्स बिल्कुल बराबर हैं, सब में 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये फायदा है शिफ्ट डी का। हालांकि इसमें भी इनपुट नोड आपकी कैलकुलेट नहीं हो रही, लेकिन वंस आपने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया है, अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो, ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ये अब आपके पास 100% एक खास डिग्री के ऊपर आ चुके हैं। तो ये फायदा है शिफ्ट डी का। और अब आप बड़े आराम से इसके ऊपर डायल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसकी एक प्लेट बना दें और सब चीजें कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से। जब हम एनिमेशन में आएंगे तो मैं आपको डायल के एनिमेशन वगैरह भी सिखाऊंगा। अच्छा, अब ये तो जो सिलसिला था वो मैंने आपको कंट्रोल डी और शिफ्ट डी यानी कि दो डुप्लीकेट प्रोसेसेस का तरीका बताया, और ये बताया कि उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी एडवांटेजेस क्या है। अब अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं और होम स्क्रीन के ऊपर पर्सपेक्टिव में दोबारा आ जाऊं, और अब मैं एक क्यूब को दोबारा से क्रिएट करूं। जब मैं प्रिमिटिव को क्रिएट करता हूं या किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियली क्रिएट करता हूं तो उसकी इनपुट नोड तो मौजूद होती है, और वो ये रही। यानी कि आप इसके विड्थ, हाइट और डेप्थ जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे तो स्केल से भी हो जाएगा, लेकिन अभी ये पैरामीटर के थ्रू हो रहा है, इनपुट नोड के थ्रू। फिर इसकी सब डिवीजन, हाइट, विड्थ और डेप्थ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। मुझे अब यही ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन मुझे जो दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि इसका डुप्लीकेट हो, उसमें इनपुट नोड भी हो। ये कैसे होगा? उसके लिए हम जाते हैं एडिट में, और अब देखते हैं यहां पर एक कमांड है डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल की हॉट की है कंट्रोल शिफ्ट डी। लेकिन चलिए पहले इसके ऑप्शन बॉक्स में जाते हैं। इसके ऑप्शन बॉक्स में मैं गया, और अब आप देखिए यहां पर मैं इसको रीसेट कर देता हूं। हमेशा याद रखिएगा, माया में जब भी डायलॉग बॉक्स के थ्रू कोई टूल या कमांड को यूज कर रहे हो, हमेशा उसके ऑप्शन बॉक्स में जाने के बाद उसको रीसेट कर देगा। ये मैं आपको प्रोफेशनल टिप दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, अक्सर आपको याद नहीं रहेगा। हमेशा अपनी आदत बना ले, एडिट रीसेट सब में ये ऑप्शन मौजूद है। तो देखिए हो क्या रहा था कि अब आप इसको देखते रहिएगा। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने अभी कोई कमांड नहीं दी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि मैं डुप्लीकेट स्पेशल पर गया हूं और उसका डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ गया। अगर मैं इसको यहां पर अप्लाई कर दूं तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मेरा बाहर आ गया। ये एग्जैक्टली कंट्रोल डी वाली कमांड है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए इसके इनपुट नोड नहीं है, इसके इनपुट नोड है। तो मैंने अप्लाई किया था, ये उसने वो कर दिया। तो फिर हमें ये ऑप्शन बॉक्स खोलने की जरूरत क्या पड़ी?
देखिए अब यहां पर आपके पास ऑप्शंस है। अगर मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूं, सबसे ऊपर देखिएगा ज्योमेट्री टाइप लिखा हुआ है कॉपी, और यहां पर सबसे नीचे देखिएगा लिखा हुआ है डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ। वो कह रहा है कि क्या इनपुट ग्राफ को भी डुप्लीकेट कर दूं, यहां है वो कमांड। यानी कि वो आपसे एक्चुअली ये कह रहा है कि क्या इनपुट नोड को भी कॉपी कर दूं, अगर आप कहेंगे तो कर दूंगा। तो आप इसके ऊपर चेक कर दें। जब आपने इसको चेक कर दिया और अब आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद मैं इसको आगे लेकर आता हूं, देखिए इसकी भी वही इनपुट नोड मौजूद है जो कि इसकी है। यानी कि इस वक्त ये दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, डुप्लीकेट हो गए। इनकी ट्रांसफॉर्म नोड भी मौजूद है, इनकी शेप नोड मौजूद है, इनकी इनपुट नोड मौजूद है और इनकी मटेरियल नोड भी मौजूद है, एग्जैक्टली सेम है। अब मैं इसकी इनपुट नोड में जाकर इसकी विड्थ, हाइट और डेप्थ को अब मैं जो भी चाहूं मैं कर सकता हूं। तो वो उससे, और इनकी आइडेंटिटीज बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो ये था वो चेक जो कि कंट्रोल डी में, जब आप कंट्रोल डी डायरेक्टली देते हैं तो वो अप्लाई नहीं हुआ था। अब मैं इसको बंद कर देता हूं, डायलॉग बॉक्स को बंद कर दिया मैंने, और अब मैंने इसको दोबारा से सेलेक्ट किया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी किया और यहां लाकर रखा। तो अब आप देख ले फर्क, ये डुप्लीकेट स्पेशल से हमने डुप्लीकेट किया था तो इसके इनपुट नोड मौजूद है, इसको हमने सिर्फ कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, इसके इनपुट नोड मौजूद नहीं है। इसमें तीन ही नोड्स हैं, ट्रांसफॉर्म, शेप एंड मटेरियल, और इसमें इनपुट नोड मौजूद नहीं जबकि इसमें मौजूद। तो यह फर्क है पहला। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि अगर आप एडिट में डुप्लीकेट स्पेशल की ऑप्शन बॉक्स में चले जाएं तो आपको इस ऑप्शन बॉक्स में यहां पर ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल के मेन्यूज नजर आएंगे। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो ये कॉलम एक्स है, ये कॉलम वाई है और ये कॉलम जेड है। याद रखिएगा माया में जो, अगर आपको किसी ऑप्शन बॉक्स में, किसी डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको ये नंबर ऑफ कॉलम्स नजर आए तो अगर सिर्फ एक कॉलम है तो वो एक्स के लिए है, अगर दो कॉलम्स हैं तो वो एक्स और वाई के लिए है, और अगर तीन कॉलम्स हैं तो वो एक्स, वाई और जेड के लिए है। यानी कि ये एक्सीज है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पहली फील्ड जो है वो ट्रांसलेट एक्स है, दूसरी फील्ड ट्रांसलेट वाई, तीसरी ट्रांसलेट जेड। यानी कि एक्स एक्सिस में जो ट्रांसलेट होगा, वाई एक्सिस में जो ट्रांसलेट होगा और जेड एक्सिस में जो ट्रांसलेट होगा, ये उनकी वैल्यूज है। इसी तरह से रोटेट एक्स है, रोटेट अराउंड एक्स एक्सिस, रोटेट अराउंड वाई एक्सिस, रोटेट अराउंड जेड एक्सिस। इसी तरह से स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, स्केल अलोंग वाई एक्सिस एंड स्केल अलोंग जेड एक्सिस। अब आप इस चीज को देखिए कि अगर मैं ये कर दूं कि मैं यहां पर ट्रांसलेट एक्स, अगर आप देखें तो ये एक्सिस जो है वो ट्रांसलेट एक्स है। यहां पर आपको ओरिएंटेशन का गिज्मो नजर आ रहा होगा, ये रहा एक्स, ये ट्रांसलेट एक्स है। अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहां पर पॉजिटिव 10 दे देता हूं, यानी कि +10 दे देता हूं, और उसके बाद मैं यहां पर नीचे आके कहता हूं, जहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपीज, मैं यहां पर कर देता हूं 3। तो अब माया क्या करेगा, यानी कि मैंने उसको कमांड ये दी है कि तुम कॉपी करो, कॉपी करो ट्रांसलेट एक्स पर 10 यूनिट के डिस्टेंस के साथ या डिफरेंस के साथ। कितनी कॉपीज? 3। अप्लाई करते हैं, ये देखिए क्या हुआ, 3 कॉपीज बनी, और इन तीनों की तीनों कॉपीज में, और यानी कि जो ओरिजिनल चौथा ऑब्जेक्ट है, इनमें जो इनके सेंटर पिवट से डिस्टेंस है, अगर मैं 4 प्रेस कर दूं तो यहां पर जो भी सेंटर पिवट है वो यहां रहा, यहां पर ये रहा, यहां पर ये रहा और यहां पर ये रहा। इसके और इसके सेंटर पिवट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10। किस डायरेक्शन में? एक्स में।
नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स यानी कि प्लस एक्स। तो ये इसको हम अरे भी कहते हैं। ये उर्दू वाला अरे नहीं है, ये ARRAY है, यानी कि ये एक सीक्वेंस ऑफ कॉपीज जो है वो कैलकुलेटेड अंदाज में क्रिएट कर सकता है। और यही काम हम शिफ्ट डी से कर रहे होते हैं, इसलिए पहले शिफ्ट डी की कमांड नहीं होती थी माया में, अब आई है। तो इसका फायदा यह हुआ हमें कि हम कैलकुलेटेड अंदाज में यहां से कॉपी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं ताकि ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। और अब मैं ये कहता हूं कि ट्रांसलेट एक्स तो आप 5 कर दें और उसके बाद इसको रोटेट भी करना शुरू कर दें और इसको कर दें 10 डिग्री पर रोटेट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा 5 यूनिट, पॉजिटिव 5 यूनिट, और रोटेट कितना होगा, अराउंड एक्स एक्सिस होगा, ये याद रखिएगा, अराउंड एक्स एक्सिस होगा रोटेट, और 5 डिग्री रोटेट होना शुरू होगा। कितनी कॉपीज है, 3। अप्लाई करते हैं, ये देखिए अगर आप इसको यहां से देखें तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि पहले उसने 0 से 5 डिग्री किया, फिर 5 से 10 डिग्री किया, 10 से 15 डिग्री किया, ये ऐड करता जा रहा है। यही हम शिफ्ट डी से करते हैं। मैं अगर चाहूं तो इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और ये रोटेट जो है मैं इसको 30 डिग्री कर देता हूं, और अब अप्लाई करते हैं तो अब आपको ये ज्यादा क्लियर नजर आएगा। और अगर मैं 5 प्रेस कर दूं तो आप ये देखिए कि उसने 5 यूनिट का डिस्टेंस रखा और उसने 30 डिग्री रोटेट करना शुरू कर दिया, यानी कि शिफ्ट डी से जो हम काम कर रहे थे वो यहां से हो रहा है। और अब अगर मैं ये कर दूं कि स्केल को मैं 0.8 कर दूं तो अब क्या होगा, यानी कि मैंने स्केल जो है वो एक्स एक्सिस पे 0.8 कर दिया, वाई एक्सिस पे भी 0.8 कर दिया, और जेड एक्सिस के ऊपर भी 0.8 कर दिया, ताकि यूनिफॉर्म स्केलिंग हो, वरना वो सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग होती, एक्स एक्सिस पे स्केल कर देता। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ये देखिए 0, 30, 90, 120 वो इसको करता चला गया, और वो इसको रोटेट भी कर रहा है और इसको स्केल भी कर रहा है। स्केल डाउन हो रहा है क्योंकि हम 0.8 के ऊपर आ गए थे, तो इसका 0.8 ये हुआ, इस क्यूब का 0.8 ये वाला क्यूब हुआ, इस क्यूब का 0.8 ये वाला क्यूब हुआ। तो अगर आप देखें तो ये हमने यहां पर इस मैट्रिक्स से, ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स से हमने ये चीज क्रिएट कर दी। ये पहले इसी तरह से होता था, अब चूंकि शिफ्ट डी की कमांड आ गई है इसलिए अब हम इसको कब यूज करते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अब भी यूज हो सकता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी और देता हूं और उसके बाद मैं इस ट्यूटोरियल के इस पार्ट को खत्म करूंगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं और माया बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है। उसने डुप्लीकेट के अंदर इतने ऑप्शंस दे दिए हैं कि जब आप काम करेंगे तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, और आपको हर चीज जो है वो इस हवाले से दस्तयाब होगी। ये सारी फैसिलिटीज माया के अंदर मौजूद हैं। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्केल करता हूं। अब देखिए ये मैंने इसको स्केल किया और एक प्लैंक बना दिया। मैंने आपको स्टेयर केस बनाकर दिया था जो कि स्ट्रेट स्टेयर केस था। अब आप देखिए मैं ट्राई करता हूं, और मैं अब क्या करता हूं कि टॉप व्यू में आके मैं W प्रेस करता हूं, D प्रेस करता हूं, और इसके पिवट पॉइंट को ऑलमोस्ट ले जाकर इसके बिल्कुल एंड के ऊपर रख देता हूं। ये मेरे लिए करना जरूरी था क्योंकि मैं यहां से रोटेट करूंगा, रोटेट मैं यहां से करूंगा, मूव तो वैसे ही हो जाएगा। अब मैं वापस पर्सपेक्टिव विंडो में आता हूं और मैं इसको शिफ्ट डी करता हूं और इसको मूव करता हूं, इसको मैं रोटेट करता हूं और इसको मैं थोड़ा सा मूव करके इधर रख देता हूं। तो अब आप देखिए कि मेरे पास ये असेंबली बन गई, और थोड़ा सा और मूव कर देता हूं एक्स एक्सिस में, और अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूं
शिफ्ट ई, और अब ये मैंने बाकायदा पूरा स्पाइरल केस ऑफ स्टेयर्स जो है वो क्रिएट कर दिया। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी पावरफुल कमांड है और इस चीज को आप ऐसे कैसे रख सकते थे। इसकी जो रीलिंग्स वगैरह हैं वो हम बाद में देख लेंगे कभी। तो गाइज अभी इतना ही हम करते हैं, इसको हम आगे लेकर जाएंगे और आगे हम अभी तक जो हमने अभी बात की है ना, वो बात की है हमने डुप्लीकेट स्पेशल में आकर ज्योमेट्री टाइप कॉपी के ऊपर। अभी हमारे पास इंस्टेंस मौजूद है और ये एक और तरह की कॉपी है जो कि डुप्लीकेट के अंदर ही आती है, यानी कि डुप्लीकेट के अंदर कॉपी भी मौजूद है, डुप्लीकेट के अंदर इंस्टेंस भी मौजूद है। और अगर मैं इंस्टेंस के ऊपर आऊंगा तो सिनेरियो जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो जाएगा और आपको फिर यह पता चलेगा कि एनिमेशन में, जो कि हम आगे ट्यूटोरियल्स में अब करने के लिए जा रहे हैं, और अब मैं बेसिक एनिमेशन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं माया पे, एंड आफ्टर हैविंग 2 to 3 ट्यूटोरियल्स मोर हम एनिमेशन को ही देखेंगे माया की। ये याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको अभी तक डुप्लीकेट की कमांड यहां पर बताई है, एग्जैक्टली इसी तरह से थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो के साथ ब्लेंडर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और इस तरह से चीजें बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने स्ट्रेट स्टेयर केस आपके सामने बनाया, स्पाइरल स्टेयर केस बनाया, मैंने डायल बनाया क्लॉक का, और आपने यह भी देखा कि पिवट पॉइंट के चेंज करने से क्या होता है। तो अगर आपने इस चीज को आगे जाकर आप चाहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझिए। और इसको अभी यहां पर रखते हुए हम अगले पार्ट में इसके जाएंगे। इसको आप पार्ट 1 समझ लीजिए, एंड द पार्ट 2 इज अबाउट इंस्टेंसिंग एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ डुप्लीकेट। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए टेक केयर।